नमस्कार, आदाब। रेड दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। ईरान में कई नए जर्नैलों की अपॉइंटमेंट पिछले 2-3 दिनों में हुई है। इनके अपॉइंटमेंट्स इससे मुख्तलिफ है जो मुज्तबा खामनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें मोहसिन रज़ाई अब उनके नए रिप्रेजेंटेटिव हैं। सईद जलीली पहले से हमने एक इस पर ऑलरेडी एपिसोड कर रखा है। आप उसमें जाके उसके नुआंसेस जो हैं वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा 6 और बड़े जर्नैल कुछ का प्रमोशन भी किया गया है और कुछ जिस पोस्ट पे थे, यानी रैंक जिनका जो है वो ऑलरेडी सेम था उसी रैंक पे, लेकिन उनकी प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो है उनकी की गई है। और ये अपॉइंटमेंट्स अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट है। इससे कई तरह के सिग्नल्स जो हैं वो ईरान भेज रहा है। आज का एपिसोड हम उसी पे कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कौन हैं और इनकी अपॉइंटमेंट वो कैसे इस वॉर को आगे या पीछे ले जाती है, जो अमेरिका और इजराइल के साथ जो जंग चल रही है ईरान की। तो अव्वल तो ये कि सबसे मेजर अपॉइंटमेंट है वो ब्रिगेडियर जनरल पायलट अली अब्दुल्लाही, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ईरानियन आर्म फोर्सेस के हैं। मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। ज़ाहिर है कुछ लोग जो पहली बार देख रहे हो, ईरान में 2 टियर आर्म्ड फोर्सेस हैं। एक तो ईरान की अपनी आर्मी है जो आर्म्ड फोर्सेस कहलाती है, दूसरी IRGC है, पासदरान है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। दोनों अलग अलग एक्ट करती है, दोनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी अलग अलग एक्ट करते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द जनरल हेडक्वार्टर कहा जाता है जो ईरानियन आर्मी है, प्रॉपर आर्मी, आर्म फोर्सेस रैदर, उसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। वो उसकी जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसका जो हेड है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है ऑब्वियसली। इसके अलावा जो IRGC है उसके भी अपने नेवल और एयरफोर्स विंग्स हैं। हालांकि एयरफोर्स ईरान की इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ उसके भी नेवल और एयरफोर्स विंग हैं। साथ ही साथ इन दोनों फोर्सेस के अपने मिसाइल विंग्स हैं, यानी मिसाइल और रॉकेट फोर्सेस जो हैं वो भी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। जो फॉरेन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ IRGC का है, जिसको आप जानते हैं, कुद्स फोर्स, जिसके जो सबसे मकबूल कमांडर जो थे उनका असैसिनेशन कर दिया था अमेरिका ने, और तब से जनरल कानी उसके हेड बने हैं। तो अभी जो ये अपॉइंटमेंट हुई है वो दोनों जगह पे हुई। जाहिर है कि दोनों के हेड की हत्या कर दी गई थी जब ये वॉर शुरू हुआ था। तो जनरल हेडक्वार्टर का हेड अली अब्दुल्लाही को बनाया गया है। साथ ही साथ उनके डेप्यूटी अपॉइंट किए गए हैं ब्रिगेडियर जनरल क्योमर्स हैदरी। याद रखें दोनों का रैंक सेम है, दोनों ब्रिगेडियर जनरल के रैंक के हैं, लेकिन हेड चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो अली अब्दुल्लाही हैं और डेप्यूटी जो हैं वो ब्रिगेडियर जनरल क्योमर्स हैदरी हैं। 2 अपॉइंटमेंट जाहिर की गई है कि जस्ट इन केस कि अगर किसी एक का असैसिनेशन होता है तो उसको फिल, यानी हेड का असैसिनेशन होगा तो डेप्यूटी उसके रोल को फिल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ IRGC की भी अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे हो रही है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसमें किसको बनाया गया है। ऑलरेडी अहमद वहीदी जो है वो काम देख रहे थे और उन्होंने मोहम्मद पाकपोर, जनरल मोहम्मद पाकपोर जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनको रिप्लेस किया है अहमद वहीदी ने। और उनके जो असिस्टेंट हैं, यानी अहमद वहीदी भी ऑफ कोर्स ब्रिगेडियर जनरल हैं, लेकिन उनको प्रमोट करके मेजर जनरल रैंक का बनाया गया है। और यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ईरानियन आर्म फोर्सेस है उसका जनरल स्टाफ का रैंक ब्रिगेडियर जनरल है और जो IRGC है उसके हेड का रैंक मेजर जनरल है। तो अपने आप में ये कुछ कह जाता है, ये कह जाता है कि ईरानियन आर्म फोर्सेस IRGC के मातहत है, फिलवक्त मातहत है। हालांकि जनरली ये नोटिस किया गया था अभी तक कि कई बार दोनों के जो हेड हैं वो सेम रैंक के होते हैं, कई बार दोनों मेजर जनरल होते थे, कई बार दोनों ब्रिगेडियर जनरल होते थे। लेकिन वॉर के वक्त ये जो अपॉइंटमेंट इस तरह से हुई है जिसमें कि अहमद वहीदी को प्रमोट करके मेजर जनरल बनाया गया है और वो हेड हैं IRGC के पासदारान के,
और दूसरी तरफ जो अली अब्दुल्लाही हैं, ज़ाहिर है कि वो ब्रिगेडियर जनरल ही हैं। तो ये एक इशारा, एक सिग्नल दिया गया है कि जनरल आर्म फोर्सेस जो ईरान की है वो अभी फ़िलवक्त वॉर के अंदर वो मातहत रहेगी IRGC के। IRGC में भी एक डिप्टी अपॉइंट किया गया है, मुस्तफ़ा इजादी, वो भी मेजर जनरल हैं और डिप्टी हैं। देखें, ये जो डिप्टी हैं उनको भी मेजर जनरल बनाया गया है कि जस्ट इन केस कि अगर अहमद वहीदी का असैसिनेशन होता है तो उनको जो रिप्लेस भी करेंगे वो मेजर जनरल करेंगे। आपने आर्म फोर्सेस में देखा कि ब्रिगेडियर जनरल को रिप्लेस करने वाला ब्रिगेडियर जनरल है, यानी वॉर के वक्त इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि असैसिनेशन किसका हो, जो भी रिप्लेसमेंट भी आएगा उसकी रैंकिंग इस तरह की रखी गई है कि IRGC के मातहत आर्म फोर्सेस रहेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जिस तरह से वेनेजुएला में सॉफ्ट कू अमेरिका ने किया है, या तमाम जगहों पे आपने देखा है कि आर्म फोर्सेस को अमेरिका कल्टीवेट करता है और उसके थ्रू कू करने की कोशिश करता है, तख्तापलट करने की कोशिश करता है। ईरान इस मैकेनिज़्म को उसने शुरू में ही तोड़ दिया जब उसने 2 पैरेलल फोर्सेस बनाई, IRGC और आर्मी, ताकि कभी भी एक फोर्स के हाथ में पूरे देश की आप जिसको कहते हैं दिफा जो है वो ना रहे। तो इससे ये होता है कि आप अगर कल्टीवेट करने की कोशिश भी करते हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है कि आप कब्ज़ा कर लें, आप कू कर लें, जैसे आप दूसरे ममालिक में करते रहे हैं, क्योंकि आपके काउंटर बैलेंस के लिए एक अलग फोर्स बनाई गई है। इस पूरे वॉर के दौरान एक चीज़ जो इंटेलिजेंस अमेरिका की और इजराइल की जिसको लेके बार बार परेशान रही है, जिसको लेके बार बार चर्चा होती रही है, वो ये है कि दे हैव नॉट मैनेज टू टर्न इवन वन कोर कमांडर तो चलो छोड़ दीजिए, जो जिसको CO कहा जाता है, कमांडिंग ऑफिसर कहा जाता है, उस लेवल के भी किसी कमांडर को इन्होंने अभी तक नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ पाए हैं। याद रहे जब हमला हुआ था शुरू में, पिछली बार भी जब 12 रोज़ा जंग हुई थी तब भी और इस बार भी, तो एक भय का माहौल, एक डर का माहौल बनाया गया था और कॉल कर करके सारे कमांडर्स को कहा गया था कि अगर तुम पलट जाओगे तो तुम्हारी फैमिली को छोड़ देंगे, तुमको नहीं मारेंगे। लेकिन कोई नहीं पलटे, सब ने जामे शहादत जो है वो ली। ये इसको लेके अमेरिका में काफ़ी जिसको कहते हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस, इवन इजरायली इंटेलिजेंस में इसको लेके काफ़ी ब्लोबैक हुआ है कि भाई ये आप अगर एक भी जर्नल, एक कमांडिंग ऑफिसर तक को अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हैं तो फिर ये कैसे आप उम्मीद करते हैं कि एक पॉपुलर अपराइजिंग जो है वहाँ देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने की है, इसीलिए चेक एंड बैलेंस पासदारान और जो जनरल आर्म फोर्सेज है उसके दरमियान बनाई गई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है वो कमांडर ऑफ IRGC नेवी की है। आपको याद होगा कि यहाँ पे अलीरेजा तंगसीरी जो हैं वो बड़ा ही ज़बरदस्त उनका काम था। अभी आप जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड देख रहे हैं, हालांकि इसमें बाकी कमांडर्स ने भी इसकी प्लानिंग है, लेकिन ये एक्सिक्यूट किया अलीरेजा तंगसीरी ने और इतना सक्सेसफुली एक्सिक्यूट किया कि अभी तक अमेरिका छटपटा रहा है, वो इसको खोल नहीं पा रहा, तोड़ नहीं पा रहा है। हालांकि ये एक्सिक्यूट करने के कुछ ही हफ्तों बाद अलीरेजा तंगसीरी की भी हत्या कर दी गई। अलीरेजा तंगसीरी को यहाँ पे अभी रिप्लेस कर रहे हैं रियर एडमिरल अली अजमेई। वो कमांडर हैं IRGC नेवी के, पहले भी डिप्टी कमांडर होते थे, अभी उनको कमांडर बनाया गया है। ये जो अभी पिछले 4-5 महीने से नेवल बैटल चल रही है, इसमें वो बिल्कुल फ्रंट पे रह के लड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके एक्सपीरियंसेस यहाँ पे जो हैं उसका फ़ायदा जो उठाया गया है और उनको फॉर्मल हेड यहाँ पे बना दिया गया है IRGC नेवी का। अब कुछ चीज़ें हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें समझने की। जब आपने अगर वो आयतुल्लाह मुस्तफ़ा ख़ामनी का जो अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने लिखा है अली अब्दुल्लाही के उसमें उन्होंने लिखा है कि वी बीन टास्क्ड विथ इंटीग्रेटिंग द जनरल स्टाफ विथ खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। जैसा मैंने कहा कि ये दो चीज़ें हैं, IRGC और आर्म फोर्सेस अपनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ये स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इसको जितना इंटीग्रेटेड होना चाहिए टॉप लेवल पे
उतना इंटीग्रेटेड ये नहीं है। तो ये जिम्मेदारी अली अब्दुल्लाही को दी गई है। मे बी नॉन वॉर के वक्त, जब वॉर नहीं हो रहा है, तो जाहिर है कि इंटीग्रेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों का इंडिपेंडेंट रहना, ताकि जो मैंने बताया कि किसी एक को खरीदा ना जा सके, किसी एक को की हिम्मत ना हो कि वो तख्ता पलट कर सके, किसी के पास सलाहियत ना हो। लेकिन वॉर के वक्त कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब ये मोज़ाइक डिफेंस की बात हो रही है। तमाम प्रोविंसेस में इंडिविजुअल लेवल पे ये चल रहा है, लेकिन कई बार उसमें डाइकोटमी भी देखने को मिलती है कि भाई पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि ओमान पे नहीं हमला करना है, लेकिन किसी ने ओमान पे हमला कर दिया, किसी एक हेडक्वार्टर के। तो ये इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम बार बार नज़र आई है, ऐसा नहीं है कि ये नज़र नहीं आई है, हम लोगों ने भी इसको नोटिस किया था। अब इनको ये कहा गया है कि यू हैव बीन टास्क्ड विथ इंटीग्रेटिंग जनरल स्टाफ विथ खत्मल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर। खत्मल अंबिया IRGC का सेंट्रल हेडक्वार्टर है, दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है, कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। और ये दिस फैक्ट, और ये फैक्ट कि नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं कमांडर। याद रखें, नए कमांडर की अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं की जा रही थी क्योंकि जैसे ही आपने कमांडर अपॉइंट किया तो आपने उसके पीठ पे बुलसाई बना दिया कि भाई आप, यानी इनको मारना है। जैसे आपने किसी को अपॉइंट कर दिया तो अब उन पे हत्या जो है, उसकी हत्या करने की कोशिश करेगा अमेरिका और इजराइल। तो अभी तक अवॉइड किया जा रहा था। लेकिन ये दो चीज़ें, एक तो ये दोनों को इंटीग्रेट करने का जो एडवाइजरी है, और ये अपॉइंटमेंट इटसेल्फ ये बताती है कि ईरान अब ये तैयार है कि ये जंग अब लंबी चलेगी, यानी ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड ये होता रहेगा। उसके लिए वो तैयारी कर रहा। हो सकता है मुज़ाकरात हो जाएं और उसमें चीज़ें सॉल्व हो जाएं, लेकिन उसकी तैयारी अपनी तरफ से ईरान ने कर ली है कि ये लंबी चलेगी। क्योंकि आप जब लंबी चलेगी तो आप टेंटेटिव अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, आप एंट्रीम अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो गैर हतमी अपॉइंटमेंट होते हैं, इनके साथ मसला ये होता है कि वो आदमी भी सोचता रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं ना। देखें इसमें तमाम ये है। तो गैर हतमी को अपॉइंटमेंट्स को हटा के परमानेंट अपॉइंटमेंट बनाना यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये दे आर सेटलिंग फॉर अ लॉन्ग हॉल। और अब ये दूसरे जगहों से भी तस्दीक हो रही है। एक तो मोहसिन रज़ाई के बार बार आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, उसमें ये कह रहा है कि अगर हमारी ओमान के साथ डील भी हो जाती है तो अमेरिका इस डील का हिस्सा नहीं है, उसके साथ उसको ये उन्होंने डिमांड रख दी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं डिमांड को मानूंगा नहीं और मेरा कब्ज़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, तमाम चीज़ें। लेकिन बिना यानी अब जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस है वो भी असेसमेंट दे रही है। इनफैक्ट इस हफ्ते अमेरिकन इंटेलिजेंस ने असेसमेंट दी है अमेरिका को, जिसमें कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमसे नहीं खुल पाएगा, हम लोग इसको नहीं खोल पाएंगे। अगर खोलेंगे तो हमें इन्वेजन करना पड़ेगा और उसमें और लोग के मारे जाने का डर है। यही असेसमेंट इस समय यूरोप के भी कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको दिया है, सेम असेसमेंट। तो यानी वो एक असेसमेंट जो डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है जो आपस में कोऑपरेट कर रही हैं, वो यानी एक ही कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लॉन्ग हॉल यहाँ पे होने वाला है। और जो हम इसमें नई चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि अब कुछ दिनों में, अब ये हम नहीं कह सकते कितने दिनों में, लेकिन अगला स्टेप ये है कि जो अमेरिका का बैटलशिप्स जो वहाँ पे हैं, जो ये ब्लॉकेड इन्फोर्स कर रहे हैं, अब उन पे हमले होंगे। अभी तक ईरान ने उनको डुबाने का प्रयास नहीं किया। हाँ, उनको डराने का प्रयास जरूर किया, उन पे मिसाइल्स मारी हैं जिससे वो डर के दूर भाग गए हैं, लेकिन अभी तक उनको डुबाने का प्रयास नहीं किया है। अब ऐसा हो सकता है कि ईरान उन पे डायरेक्ट हमला करेगा, प्रोवोक करने के लिए कि भाई तुम आओ, तुम ये जो बॉइलिंग द फ्रॉग मेरे साथ नहीं खेल सकते, तुमको लड़ना पड़ेगा, ये तुम लुका छिपी नहीं होगी यहाँ पे। तो वो चीज़ भी अब यहाँ पे नज़र आ रही है। बार बार स्टेटमेंट के जो उसकी जो सीरियसनेस है वो जैसे जैसे बढ़ रही है, वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि अमेरिका के जो वहाँ पे यानी बहरिया है, उनकी जो नेवी है, उनके जो वेसल्स वगैरह हैं उसको अब टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। तो फोर्स या तो भागो या लड़ाई करो प्रॉपर, ये हॉट एंड कोल्ड नहीं चलेगा। तो सारे डायरेक्शंस उसकी तरफ हैं। दूसरा ये भी है कि अगर आप रज़ाई का एक्सपीरियंस देखें तो उस लिहाज से भी जाहिर है कि वो सीनियर थे, जुल्क़दर के बाकर जुल्क़दर के वो सीनियर होते हैं। तो एक ज़्यादा एक्सपीरियंस
ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाला आदमी लाया गया है। और जैसा मैंने कहा कि चूँकि अपॉइंटमेंट की गई हैं और इन अपॉइंटमेंट के अंदर जो चीज़ें रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो हम कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ईरान अब लॉन्ग हॉल के लिए तैयारी कर रहा है और आइंदा हफ्तों महीनों में आप देखेंगे कि अमेरिका के वेसल्स पे हमले शुरू होंगे। जो भी होगा डेवलपमेंट, हम तो बैठे ही हुए हैं, आपके पास लेके आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।